मेरा शौहर आंदा था। वो जब भी हम बिस्तरी करने लगता तो मैं अपनी नौकरानी को बहाना करके उसके आगे कर देती और खुद साइड पर बैठकर देखा करती। एक मर्तबा शौहर का आदा। जिंदगी की राहों पर इंसान अक्सर अपनी जिद, लालच और वक्ती जज्बात के बहकावे में आ जाता है और फैसले कर बैठता है जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कुछ गलतियां इतनी भारी साबित होती हैं कि फिर उम्र भर उनका बोझ उठाना पड़ता है। ये कहानी भी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी नादानी में सब कुछ खो दिया और आखिरकार तन्हाई और पछतावे की राख में जलकर रह गई। मेरा नाम आयशा है। मेरी शादी एक सीधे साधे और नेक दिल इंसान मुजम्मल से हुई, लेकिन मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। उसने अपनी बसात के मुताबिक मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की, मगर मेरे दिल में एक नामुकम्मल ख्वाहिश हमेशा सर उठाए रही। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता कर दिया और जिस इंसान को मैंने निकाह वाले दिन देखा, उसे देखकर मेरा सारे अरमान पानी में बह गए। आज मेरा गुस्सा शिद्दत से बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। महज पैसे के लिए अंधे शख्स के साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान था जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता, कहीं यहाँ पे अकेला जा नहीं सकता। उसे मेरा हम सफ़र बना दिया था। इन्हीं तो इस चीज़ का फ़ायदा हो गया था कि इन्हें ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा मिल गए, मगर मैं कहाँ जाती। मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तब भी दरवाजे के पास खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाजे के अंदर वो आता दिखाई दिया। उसके साथ उसका वो मेल नरस भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। उसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज़ देकर बुला लीजिएगा। मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैंने आंसू बहाते हुए सर हिला दिया और मेरा शौहर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टटोल कर मेरे तरफ देखने लगा। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। उसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभरे। शायद वो इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो इसकी दौलत से पागल होकर शादी कर ली। उसे कैसे धोखा दे सकती थी। मैं एक पल भी इसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे बातें कर रहा था, मेरी पसंदा नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मेरा जहन यही ताने बाने बन रहा था कि मैं इस शख्स से कैसे जान छुड़ाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने हबीब का चेहरा आ रहा था। तब भी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैं ऐसे जल्दी से कहने लगी, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कपड़ों की वजह से थक गई हूँ। आप इतनी देर आराम कर लें। उसे बिस्तर पर लटाकर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल आई। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इस मुलाजमा को कहाँ पर ढूंढूं जो इस घर में मुस्तकिल रहती थी और जिसने मुझे आते साथ ही अपनी मजबूरियों की लंबी लंबी दास्तान सुना दी थी। और अब मैं सोच रही थी कि इसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं बाहर निकल आई। सामने एक तरफ मुलाजमिन और सामने ही चौकीदार था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। बेगम साहबा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने उसे कहा कि मुझे नसीम से बात करनी है। कहाँ है वो? उसे बुला। तभी चौकीदार नसीम को बुला कर लाया। वो शायद सो रही थी। हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था बेगम साहबा? मैं उसका हाथ पकड़कर लाउंज में ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ पर रख दी जो बरी में मेरे शौहर ने मेरे लिए जेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वो बहुत पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी उसके लिए मुझे अपनी पसंदीदा चीज़ों की कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने नसीम को कहा कि तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा काम कर दो तो मैं उससे ज़्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा तो तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वो हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी तमाम ज़रूरत को भी पूरा कर दूंगी, बस तुम्हें मेरा काम करना होगा। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वह हक्का बक्का रह गई। फिर वो कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगर पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। बीबी जी, आप ऐसा मत करें। मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया। उससे कहने लगी कि तो फिर मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई चारा नहीं रहा था कि वो मेरी बात मान ले। तभी वो सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। उसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से शाइस्ता अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे वजूद पर दौड़ने लगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया
اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی۔ مجبوری کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بروقت میرے دماغ نے کام کر لیا، ورنہ اس شخص کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھ سے بہت محبت کرتا، مگر اسے دیکھ کر ایک نفرت کا احساس میرے پورے وجود میں چھا جاتا اور مجھے سخت ناگواری کا احساس ہونے لگتا تھا۔ میرا تو دوبارہ اپنے امی ابو سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں واپس جانے پر تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن امی خود آ گئی اور روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئی۔ امی کی بات سن کر میرا دل پھر سے بھر آیا۔ تب ہی میرا شوہر کہنے لگا، تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ میں امی کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی اور پھر ایک دن میری حبیب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پرانی محبت بیدار ہو گئی۔ اس نے بھی ایک شکوہ کن نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب خود پر قابو نہ پا سکی تو بالآخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف مخاطب ہو بیٹھی، اور پھر اس کے شکوے بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا وہ بہت دکھی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں دکھی تھی۔ اس سب میں میرا قصور بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی میرے ذہن میں وہ گناؤنا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے تو مجھے اطمینان تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف اسد تھا جو میرے شوہر کا چمچہ تھا، اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا اسے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً سے کمرے میں آ گیا۔ تب ہی چیخنے چلانے لگی، شور مچانے لگی۔ میرا شوہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جب مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں اس سے کہنے لگی، اسد نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسد یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر میرے شوہر نے وہی سنا جو میں نے اسے سنایا اور وہی دیکھا جو میں اسے دکھا رہی تھی، اور پھر اسد کو اس نوکری سے نکال دیا۔ اسد نے بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے بالکل بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اور اب سوچے سمجھے پلان کے تحت میں اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال بھی رکھے گا۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، اگر تم کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندہ ہو گئی اور میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے بارے میں کیسے جذبات تھے، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا اور پھر میں نے حبیب کو گھر میں بلا لیا، اسے اسد کی جگہ دے دی اور وہ بھی میری وجہ سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ یوں بھی یہ اتنا بڑا گھر تھا، یہاں پر وہ آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، کامیابی سے کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اپنے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی اور خود حبیب کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کہنے لگے، میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بکھلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو حبیب بھی تو ان کے ساتھ جائے گا اور حبیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تبھی باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ کس کو لے کر جائیں گے، آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، وہ میرا خیال رکھے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ کچھ دن میں نے بہت بھرپور انداز میں گزارے تھے۔ اپنے شوہر کے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے میں حبیب کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ پورے پاکستان میں وہ جگہ جہاں پر میں ویسے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، ان سب جگہوں پر نہ صرف ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے تھے بلکہ ہم دونوں نے بہت زیادہ انجوائے بھی کیا تھا۔ زندگی میں آنے والے یہ لمحات ہم لوگوں نے بھرپور طریقے سے گزارے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب میرا شوہر گھر آ گیا تو وہ پہلے سے بدلے ہوئے لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اسی انداز میں بات کی تھی، مگر پھر بھی ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے تھے، ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی طاری تھی۔ اور رات کو پھر حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر خود حبیب کے کمرے میں چلی گئی۔
मुझे उसके कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एकदम दरवाज़ा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने जब आंखें खोली तो घर में गुर्बत का माहौल देखा था। सारी ज़िंदगी हर चीज़ के लिए तरसते हुए गुजार दी थी। घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 6 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। यूं घर के काम काज का जिम्मेदारियां मुझ पर ही थीं। बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी राहत मिल जाया करती थी। अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर एतराज़ होता, ज़्यादा वक्त छत पर गुजारने पर गर्ज ये कि बहुत सारी बातों पर एतराज़ जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी क्योंकि वह चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। तीनों बहन भाई बहुत छोटे थे, ऐसे में घर में ज़्यादातर दाल सब्ज़ी ही पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना महीनों बाद ही नसीब होता। हबीब मेरी ज़िंदगी में बहार की मानिंद आया था। वो लोग कुछ टाइम पहले ही इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। ये घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वो हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे थे। हमें एक फ़ायदा था कि कच्चा पक्का ही सही मगर घर हमारा अपना था। मगर वो लोग तो बेचारे अपने घर से भी महरूम थे। हबीब की नौकरी भी नहीं थी। वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब हबीब ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो अम्मा अब्बा ने ये कहकर रिश्ता उस वक़्त मना कर दिया कि लड़के के चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वो कोई नौकरी करता है। ऐसे निखट्टू इंसान के साथ हमें क्या फ़ायदा जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मायके की दहलीज पर आती रहे। अम्मा की बात एक हद तक ठीक थी, मगर मैं फिर भी अपने फ़ैसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतजाज किया तो अम्मा ने मेरी बात ही ज़्यादा पिटाई की थी, और अम्मा से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन्हीं दिनों अब्बा अम्मा ने जाने क्या बातें करते रहते और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। मगर ये भी जानती थी कि मेरी मर्ज़ी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ लड़की हूँ। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे कहा, अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसे भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी रज़ा जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ? अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी, वो नखट्टू जो 10 रुपये भी नहीं कमाता वो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा? वो तुम्हारी ज़रूरत कैसे पूरी करेगा? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब्बा तो अब भी रिश्ते की हामी भर रहे थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से बहुत डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बातें करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा का सांस शुगर का मसला था। पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी, और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर लिया तो उन्हें इनके बॉस ने बहुत माली मदद भी की थी, जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले मेरे लिए कीमती जेवरात और 1.5 कपड़े आए तो ये देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्ती तौर पर बहक गई थी और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि ये मेरा होने वाला शौहर आंदा है, उसे नज़र नहीं आता, तो ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया। अम्मा, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर इस शख्स से मेरी शादी की? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी। तो और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि इसके इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नज़र चली गई थी और ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो इसकी नज़र वापस आ जाए। तो फिक्र क्यों करती है? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर दिल में शख्स के लिए बेइंतहा नफ़रत पैदा हो गई थी और उसी नफ़रत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफ़रत की आग में गुनाह की तरफ चली गई, जिसने अपने पैसे के बलबूते पर मजूरी होने के बावजूद भी मुझे ख़रीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेतहाशा नफ़रत और बदगुमानियाँ लेकर उसके घर में आई थी और उसे अपने रूबरू देखकर मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत नहीं कम हो रही थी, बल्कि मैं तो उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का सोच रही थी। और बिलाखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे इसकी कुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में बिखेर रही थी, हर आशाइश मुसस्सर थी। अब जब हम दोनों सारी ज़िंदगी से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश हो गए थे तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। दरवाजे के बीच मेरा शौहर खड़ा था, वो बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई।
मगर उसके अंधे होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई। काफ़ी देर तक वो वहीं पर खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ़ हो गए। वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। अपने शौहर की ये कमज़ोरी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी। और अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शौहर बैठा हुआ था और हैरानगी की बात यह थी कि उसके हाथों में अखबार था। आंखों पे चश्मा टिकाए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। मैंने और हबीब ने हैरान और परेशान नज़र एक दूसरे पर डाली। ये सब क्या था? तब भी मेरे शौहर ने मुझे एक बार भरपूर नज़र डाली और कहने लगा कि मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी नज़र वापस आ गई है। इसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। इसका मतलब था कि रात जो कुछ भी हुआ उसने देख लिया। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने तुम पर एतबार किया, तुमसे सच्ची मोहब्बत की। जब तुमने असद पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं तभी चौंक गया था। और फिर ऑफिस में जाने के बाद मैंने असद को अपने ऑफिस में बुलाया तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इस सब में ना जाने तुम्हारा क्या मकसद है। और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनता नहीं चाहता था और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि वो सच कह रहा है या झूठ। अब जब मैं ऑपरेशन करवा कर वापस आया तो तुमने जब मुलाजमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठटक गया। मुलाजमा भी मुझे अंधा समझ रही थी। जब मैंने उससे बात की और उससे ये सब पूछा तो वो पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी, मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। इसकी बात सुनकर गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में सलाहियत कर गई। तब भी मैं अपना शक दूर करने के लिए इस कमरे में आया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम सब कुछ क्यों कर रही थी। इसने मेरे हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा, इसमें तुम्हारे तलाक के कागजात हैं, मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। मैं बेयकीनी से नज़र उस पर डाली थी। इसने तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी उसने एक फ़ाइल मेरे हवाले की और कहने लगा, ये छोटा सा अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा था। चूँकि ये तुम्हारा तोहफ़ा था, तुम्हारे लिए ख़रीदा था, तो ये मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहो इसका करो और मुबारक हो। अब तुम आज़ाद हो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों दबे कदमों से वहाँ निकले थे। ये भी गनीमत था कि उसने मेरे नाम पर अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी उठा कर ले आई थी, जो कि काफ़ी टाइम तक हम दोनों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी थे। हम दोनों इस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने हबीब पर ज़ोर देना शुरू कर दिया कि निकाह कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली और सारा दिन वो घर में ही रहता। अब मेरे पास पैसे और जेवरात ख़त्म होने लगे थे। अब मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। सुबह शाम मैं हबीब को कहती थी, क्योंकि काम धंधा कर लो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। जब भी उसे ये बात कहती तो वो मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी।